वीर कुमार बोल रहे हैं कि बुद्ध की धरती से प्रणाम। चलिए जुड़िए क्लास के साथ सब लोग। विशाल, क्या लिखते हैं आप लोग, इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिख देते हैं। अखंड सिंह, नहीं चांद दीजिए, आगे बढ़िए। सर आपको मिस कर रहे थे, काहे मिस कर रहे थे, हम तो यहीं थे। हाँ सर बहुत मिस कर रहे थे। चलिए भाई पढ़ाई करना है, ठीक है। हेलो सर, गुलशन, रवि, अनीता, गौतम, रुपेश, बिट्टू और शिखा, दिवाकर, वही हटा रहे थे, गुलशन। चलिए जुड़िए क्लास के साथ सभी लोग, तो पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए क्लास के साथ जुड़िएगा, ज्योग्राफी की क्लास है आज, ठीक है। ज्योग्राफी के कंप्लीट क्वेश्चन को कराने वाले हैं। क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जुड़िएगा क्लास के साथ। दीपक यादव, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करेंगे ना, इससे टाइम पास हो जाएगा काफी ज्यादा। आदित्य राज है, पंकज है, सरोज है, अर्पित है, महादेव जी है, रंजीत है, कुणाल। अब आप लोग का नाम बहुत तेजी से आ रहा है, अब तो पॉसिबल नहीं है उसको पढ़ना, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया आपका, अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह कौन सा नहीं है। लूनी है, साबरमती है, नर्मदा है। याद है आपको, लूनी, साबरमती और नर्मदा, ये तीनों नदियां कहाँ पे गिरती हैं, तो ये हो जाएगा आपका अरब सागर में। ये तीनों नदी गिरेगी आपका अरब सागर के अंदर। ये नदियां अरब सागर के अंदर गिरती हैं, कैसा लिख रहा है भाई। ये तीनों नदियां गिरती है कहाँ पर, अरब सागर में। ये अरब सागर का समूह हो जाएगा ये तीनों। आगे देखिए और क्या दिया हुआ है आपका, ताप्ती, माही और पेरियार, ये भी कहाँ पे गिरते हैं, अरब सागर के अंदर गिरते हैं। मांडवी और सरावती भी अरब सागर के अंदर। हाँ, कृष्णा की अगर हम बात करते हैं और कावेरी की बात करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ये कहां पर गिरेंगे, तो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। हमारा ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इसको बना दीजिएगा, इसका लाइट कम है लग रहा है, बढ़ा दीजिए। हाँ बढ़ा दीजिए। इसको बना लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं अजय पासवान, नीतीश सर बहुत डर लग रहा है। 60+, 60+ आने में किस बात का डर है बताइए। 60+ स्कोर कम लग रहा है आपको। 60+ है तो ठीक नंबर है, बहुत बेहतर क्लास चलने वाली है आगे 2-3 दिनों के लिए, है ना। चलिए इसको बना लीजिएगा। देखिए प्रश्न करेगा आपसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और प्रश्न करेगा आपसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर की अगर हम बात करते हैं, अगर समझिए, अगर हम यहां से चलते हैं, यहां से अगर हम अरब सागर की बात करेंगे, अरब सागर में अगर हम अरब सागर की नदी की बात करते हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक नदी हो जाएगी आपकी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक नदी हो जाएगी इसमें सिंधु। सिंधु, बाकी सिंधु की सहायक नदियां भी इसी में आके मिल जाते हैं। सिंधु के बाद हो जाएगी आपकी लूनी। लूनी के बाद नदी हो जाएगी तीसरे नंबर की माही। माही के बाद फोर्थ नंबर की नदी हो जाएगी साबरमती। साबरमती नदी। साबरमती के बाद 5वें नंबर की नदी हो जाएगी नर्मदा। नर्मदा के बाद 6ठे नंबर की नदी हो जाएगी ताप्ती। ताप्ती के बाद 7वें नंबर की नदी हो जाएगी नर्मदा ताप्ती। 7वें नंबर की हो जाएगी मांडवी। नदी कौन सी है, तो मांडवी। 8वें नंबर की नदी कौन सी हो जाएगी, तो जुआरी होगी, मांडवी जुआरी। 9वें नंबर की नदी कौन सी हो जाएगी, तो पेरियार हो जाएगी, पेरियार। और 10वें नंबर की नदी कौन सी हो जाएगी, तो भरतपूजा होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, नदी का नाम क्या हो जाएगा, भरतपूजा।
इसको देख लीजिएगा, ये सभी नदियां ऐसी है जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अगर आपसे पूछेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको लाइट पे एकदम बढ़ाइए ना पूरा। हाँ हाँ बढ़ा दीजिए ना, डिस्टर्ब कर रहा है। तो बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक नदी हो जाएगी, सबसे ऊपर की तरफ से आते हैं तो इसमें गंगा हो जाएगी। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र पता है आपको, ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दामोदर एक नदी हो जाएगी, दामोदर। अगर हम तीसरे की बात करेंगे, नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नदी का नाम हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी और अगली नदी कौन सी है, तो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी। दामोदर के बाद अगली नदी कौन सी हो जाएगी, तो स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पे, तो फोर्थ नंबर की नदी हो जाएगी, लिखिएगा स्वर्ण रेखा नदी। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे तो एक नदी हो जाएगी, कौन सी, महानदी हो जाएगी। नदी कौन सी है, तो महानदी। स्वर्ण रेखा नदी, नदी कौन सी है, तो महानदी। महानदी के बाद अगर हम आगे आते हैं तो एक नदी हमें मिलेगी, कौन सी, गोदावरी। गोदावरी के बाद एक नदी मिलेगी हमें, कौन सी, कृष्णा। गोदावरी के बाद हो जाएगी कृष्णा। कृष्णा के बाद कौन सी हो जाएगी, तो कावेरी हो जाएगी। कावेरी के बाद आठवें नंबर पे क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा वैगई हो जाएगी। इसको याद रखिएगा। ये इतनी सारी नदियां हैं जो कि कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। सर पहले बता दिए थे, बता तो हम काफी कुछ दिए हैं भैया, है ना। इसको बना लीजिएगा, बताया तो मैंने काफी कुछ है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ है मैंने। इसको बना लीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। बोल रहे हैं सर बहुत कुछ सीखने को मिला, पहली बार कमेंट कर रहे हैं। बढ़िया है भाई, सीखते रहिए, है ना। अभी 200 क्वेश्चन आप लोग को हम कराएंगे। सर गुलाबी रंग नहीं दिख रहा है, मैंने लिखा ही कहाँ से है गुलाबी रंग से। अच्छा रेड लिखा हुआ, रेड तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब पसंद नापसंद की बात होती है, नहीं पसंद होगा तो नहीं दिख रहा होगा। तो रेड कलर तो सबका पसंदीदा कलर है। इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना, आपको पता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर हो जाएगा, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर हो जाएगा, सतलज नदी पर। अगर हम भाखड़ा नांगल की बात करते हैं, अगर हम भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना, इसकी अवस्थिति कहां पर हो जाएगी, अवस्थिति। अगर इसकी हम अवस्थिति की बात करते हैं तो भाखड़ा नांगल परियोजना की अवस्थिति कहां पर हो जाएगी, तो इसकी अवस्थिति हो जाएगी कहां पर, पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भारत की सबसे बड़ी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी परियोजना पूछेगा तो भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे समझिएगा, उकाई परियोजना की अगर हम बात करते हैं, नदी का नाम हो जाएगा ताप्ती नदी। उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर। तुलबुल व वोटी परियोजना की अगर हम बात करते हैं, तुलबुल परियोजना कहां पर हो जाएगी, तुलबुल परियोजना की बात करते हैं, तुलबुल परियोजना हो जाएगी कहां पर, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है, तो चिनाब नदी पर है। लेकिन तुलबुल झेलम नदी पर है। नदी का नाम क्या हो जाएगा, झेलम नदी पर हो जाएगी तुलबुल परियोजना। और आगे दिया है सलाल बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना, ये किस पर हो जाएगी, तो चिनाब नदी पर। आपसे पूछा क्या है भैया, प्रश्न क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब पर है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सलाल बगलिहार और कौन सी, दुल्हस्ती परियोजना। लगा लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। एक बार देखिए फोन पे ठीक दिख रहा है क्या, ठीक है भाई, सब कुछ ठीक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्वालिटी का थोड़ा सा देख लीजिए अपना, ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं हो गया ना, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन बैंक की तरह तो दिख रहा होगा, सही है, सारा कुछ ठीक है भैया। पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, जितना देखिए सोचेंगे ना ये कम है वो कम है, तो चीजें लगी रहती हैं, ठीक है ना। अपना अगर पढ़ पाए सीख पाएंगे तो इसको सीखिए, ठीक है। अरे इसी लाइट पे तो सब चल रहा था इससे पहले, क्या दिक्कत हो गई, सब ठीक है, पढ़ते रहिए लगातार। आवाज जा रही है,
यहाँ से कंटेंट दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है, लगातार पढ़ते रहिए। सर बड़ा लिखिए छोटा लिखिए ये सब समस्या नहीं थी, लेकिन अभी आप लोग ला रहे हैं उसको। इसको बना लीजिएगा इतनी बातों को। अगर प्रश्न करेगा, प्रश्न देखिए पूछेगा आपसे भारत की सबसे बड़ी परियोजना, प्रश्न करेगा आपसे भारत की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी परियोजना की अगर बात करेगा, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। हाँ, सेकंड प्रश्न करेगा आपसे भारत की पहली परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली परियोजना पूछेगा। नेक्स्ट पूछेगा भारत की या भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध। आगे पूछेगा आपसे फोर्थ नंबर पे भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा, भारत का सबसे लंबा बांध। इन सभी बातों को ध्यान में रखना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, कहां पर बना है, तो महानदी, महानदी पर बना हुआ है। नाम लिख लीजिएगा इसका, हो जाएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। और कहां पर बना है तो ध्यान रखिएगा महानदी पर बना है। आगे भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो हो जाएगा आपका टिहरी बांध। सबसे ऊंचा की बात करते हैं, टिहरी बांध किस पर बना है, भागीरथी पर बना है। और कहां पर बना है तो वीलांगना पर बना है, भागीरथी और वीलांगना पर बना है। आगे पूछेगा भारत की पहली परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली परियोजना है। आगे भारत की सबसे बड़ी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी हो जाएगी, तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी भाखड़ा नांगल परियोजना। इसको नोट कर लीजिएगा, सारी बातों को इसको नोट कर लीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। आगे होगा। इसको बना लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी परियोजना, पहली परियोजना, सबसे ऊंचा बांध और सबसे लंबा बांध, ये सारी बातें बना लीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न और क्या पूछ सकता है इसमें, एक प्रश्न और पूछ सकता है चौथे पांचवें नंबर पे। प्रश्न करेगा आपसे, एक प्रश्न यहां से और पूछेगा भारत की सबसे भारत की सबसे दक्षिणी भारत की सबसे दक्षिणी नदी घाटी परियोजना, भारत की सबसे दक्षिणी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। इसका जवाब हम आप लोग की जिम्मेदारी पे छोड़ते हैं, ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणी यानी सबसे दक्षिण नदी घाटी परियोजना कौन सी, इसका जवाब करिएगा आप लोग। भारत की, आदित्य बोल रहे हैं सर मेरा नाम आप नहीं लेते हैं, आदित्य आपका नाम ले लिया हमने। गुंजा पढ़ाई करिए, ठीक है, नंबर ठीक है, पढ़ाई करिए और बढ़ जाएगा आपका। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा जल विवाद है, कावेरी नदी का विवाद है, नर्मदा का विवाद है, कृष्णा का विवाद है या सोन का विवाद है। आपको पता है कि सोन नदी गुजरात तक जाती ही नहीं तो विवाद तो होगा नहीं इस पे, कृष्णा मध्य प्रदेश तक जाती ही नहीं है, विवाद नहीं होगा। नर्मदा की बात करेंगे, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी है। कावेरी की बात करेंगे, कावेरी भी गुजरात और मध्य प्रदेश नहीं जाती है। यानी जो नदियां नहीं जाती इनका तो नाम ही नहीं लेना है हमें। हमारा ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, तो नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, प्रश्न करेगा केन और बेतवा, प्रश्न करेगा केन और बेतवा लिंक परियोजना, प्रश्न करेगा आपसे केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। ये दोनों परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और केन बेतवा लिंक परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना हो जाएगी, संयुक्त परियोजना। इसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। आगे बढ़िएगा, आगे और क्या पूछ सकता है, विवाद से प्रश्न कर सकता है आपसे। प्रश्न करेगा तीस्ता विवाद, तीस्ता नदी का जो विवाद है, तीस्ता नदी विवाद। भैया तीस्ता नदी विवाद जो है ये भारत और किसके बीच है, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच का विवाद हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद को हम तीस्ता नदी विवाद का नाम देते हैं। प्रश्न करेगा आगे और क्या पूछ सकता है आपसे,
आगे बढ़िएगा, एक प्रश्न और कर सकता है, कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद से प्रश्न हो सकता है। कावेरी जल विवाद ये किसके बीच है? तो ये किसके बीच हो जाएगा? ये कर्नाटक के बीच हो जाएगा। और किसके बीच है? तो तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद की बात करते हैं, कर्नाटक और क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगर हम कृष्णा जल विवाद की बात करेंगे तो कृष्णा का विवाद है, कृष्णा विवाद। कृष्णा जल विवाद की बात करते हैं, ये किसके बीच हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के बीच होता है, महाराष्ट्र के बीच। और किसके बीच हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के बीच हो जाएगा। इतनी बातों को याद रखिएगा। नर्मदा जल का जो विवाद है ये मध्य प्रदेश और किसके बीच है? गुजरात के बीच है, क्योंकि नर्मदा गुजरती ही यहीं से है। ठीक है, राजा बाबू बोल रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लेते। राजा बाबू नाम ले लिया अभी आपका। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कृत्रिम झील का समूह नहीं है? कृत्रिम झील आपसे पूछा है, गोविंद सागर तो है ही, ये कृत्रिम झील है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये भी कृत्रिम झील है। नागार्जुन सागर ये भी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। और अगर उमियल झील और लोकटक की बात करते हैं तो ये कृत्रिम नहीं बल्कि क्या है? प्राकृतिक झील है। ये प्राकृतिक झील का उदाहरण है। ये प्राकृतिक झील है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्राकृतिक झील है। उमियल झील और लोकटक झील एक प्रकार की प्राकृतिक झील है। आपको पता है कि लोकटक झील की जो अवस्थिति है, लोकटक झील की अवस्थिति की अगर हम बात करते हैं कहां पर हो जाएगा? मणिपुर के अंदर हो जाएगा। और इसी लोकटक झील पर, इसी लोकटक झील पर आपको पता होगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको हम केबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर है। और कहां पे है? तो राज्य पूछेगा मणिपुर बना दीजिएगा। ठीक है, रोहित कुमार पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, आराम से खा लीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। सर लेक्चर 1 कहाँ है? लेक्चर 1 ढूंढिएगा, कहीं होगा। कहाँ पे है लेक्चर? ज्योग्राफी क्या है? एमसीक्यू ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर देखिएगा, कुछ इस तरह का फोल्डर होगा, बैच में होगा, वीडियो क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, हाँ वीडियो क्वेश्चन आंसर वाले देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा, है ना। चलिए इसको आगे बढ़िएगा। आगे देखिए, नागार्जुन सागर पूछ रखा है आपसे। जो नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर, अगर हम नागार्जुन सागर की बात करते हैं, नागार्जुन सागर, कृष्ण का संबंध किससे है? अर्जुन से। यानी नागार्जुन सागर किस पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध पूछेगा तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगर हम राणा प्रताप और जवाहर सागर की, गोविंद सागर की अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा गोविंद सागर परियोजना जो है, गोविंद सागर जो डैम है, डैम बना है, डैम गोविंद सागर डैम जो है, गोविंद सागर डैम, ये भाखड़ा नांगल के पीछे बना है। भाखड़ा नांगल पर, भाखड़ा नांगल पर बना हुआ है, भाखड़ा नांगल पे बना हुआ डैम पूछेगा तो कौन सा? गोविंद सागर हो जाएगा। बाकी समझिएगा जरा मेरी बात को, इसको देख लीजिएगा, आगे समझिएगा। अगर प्रश्न करेगा आपसे राणा प्रताप सागर, प्रश्न करेगा आपसे राणा प्रताप सागर की बात करेगा, या फिर दूसरा आपसे जवाहर सागर की बात करेगा, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, या फिर तीसरे नंबर पे आपसे बात करेगा जवाहर सागर, गांधी सागर की बात करेगा, गांधी सागर, ये सभी परियोजनाएं हैं। चौथे नंबर पे आपसे कोटा बैराज की बात करेगा, कोटा बैराज की बात करेगा। ये सभी कृत्रिम परियोजनाएं यानी मानव निर्मित यानी बनाई गई परियोजना है। और ये सभी परियोजना किस पर हो जाएगा? तो चंबल नदी पर हो जाएगा। नदी की बात करते हैं, ये चंबल नदी पर अवस्थित परियोजनाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज, इसको याद रखिएगा। सर सेट में पेंस, सर लिखने का नहीं हो पाता, कैसे? लिखना नहीं है, केवल सुनना है, ठीक है ना। लिखेंगे तो फिर लिखते रह जाएंगे, सुन लीजिए, अगर आगे रिवाइंड करके देखने का मौका मिलेगा, ऐसी बात जो आपको याद नहीं है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सर आज समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए? तो ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है बताइए। एक पैकेज आप लोग को दे दिया गया है, क्वेश्चन बैंक का वीडियो पैकेज, उस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देखिए ना, देखिए आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। इसको याद रखिए, कॉन्फिडेंस आपका खुद बढ़ेगा, परेशान नहीं होना है। सर आपका टी शर्ट रेड दिख रहा है, ऐसी बात है क्या? ब्लैक रेड हो जाएगा? अरे ब्लैक कैसे रेड हो जाएगा? और कोई कलर होता तो हम समझते ही। ब्लैक टी शर्ट हम पहने और रेड कैसे हो जाएगा भैया? क्या बात करते हैं सब। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़िएगा। आगे देखिए सर, इसमें कंफ्यूजन हो, कहाँ कंफ्यूजन है इसमें? राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सभी कहां पर हो जाएंगे?
तो याद रखिएगा ये सभी हो जाएंगे। सर लिखने के लिए हम बोले ना, अभी लिखने का प्रयास आप लोग मत करिए, मुझे पढ़ाने दीजिए, अभी पढ़िए और समझिए और देखिए, लिखने की बारी है। अगर आपको लगेगा कि नहीं लिखना चाहिए तो आगे वीडियो को एक बार फिर से चला लीजिएगा, उसमें जो आपको भूल रहा होगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है, अभी नहीं लिखना। चलिए आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा प्रपात है? हुंडरू है, काकोलत है, गौतम धारा या फिर गरसुप्पा? उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गरसुप्पा हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हुंडरू प्रपात की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर प्रपात का नाम क्या हो जाएगा? हुंडरू प्रपात है। काकोलत प्रपात की बात करते हैं, काकोलत कहाँ का है? तो ये बिहार के अंदर हो जाएगा, ये बिहार में अवस्थित है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है कि काकोलत नामक प्रपात कहाँ पे है, तो ये बिहार में अवस्थित है। अगर हम गौतम धारा की बात करते हैं तो ये राढ़ू नदी पर है, राढ़ू नदी पर, राढ़ू नदी पर हो जाएगा गौतम धारा, और ये है कहां पर? तो झारखंड के अंदर है, ये झारखंड में अवस्थित है, झारखंड में। नदी का नाम हो जाएगा राढ़ू। अगर गरसुप्पा की बात करते हैं, ये कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर, और नदी का नाम क्या हो जाएगा? तो शरावती हो जाएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए एक प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न क्या पूछेगा समझिएगा, प्रश्न क्या पूछेगा समझ लीजिएगा। आगे एक प्रश्न करेगा, भारत में, अच्छा भारत का नियाग्रा के नाम से किसको जानते हैं? भारत का नियाग्रा कहते हैं, भारत का नियाग्रा हम किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, जरा बताएंगे आप लोग, भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना, चित्रकूट जो प्रपात है, चित्रकूट प्रपात, चित्रकूट प्रपात को हम भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट प्रपात को भारत का नियाग्रा के नाम से जाना गया, इसको ध्यान रखिएगा। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा कहा गया, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए इसमें समझिएगा, चित्रकूट झरना को भारत के नियाग्रा के नाम से जाना गया। यहां पर एक जानने वाली बात है, याद रखिएगा, घोड़े के नाल के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का झरना की अगर बात करेगा, झरना, तो ये झरना कौन सा हो जाएगा? तो चित्रकूट झरना होगा, ठीक है। अब सुनिए एक बात और, इससे एक बात और समझिएगा, नियाग्रा क्या है? नियाग्रा, नियाग्रा के बारे में भी जान लीजिएगा। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है? नियाग्रा प्रपात आपका पड़ेगा कहाँ पर? यूएसए के अंदर। और ध्यान रखिएगा, आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर सबसे बड़ा, आयतन के आधार पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा, आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा हो जाएगा? तो आयतन के आधार पर सबसे बड़ा प्रपात कौन सा हो जाएगा? तो नियाग्रा वाटरफॉल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना का नाम बताइए मुझे। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कमेंट करिएगा। बताइए, मैंने पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जवाब कीजिए सब लोग। प्रश्न करेगा, विश्व का सबसे ऊंचा झरना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना की बात करेगा तो क्या बताएंगे आप? कुछ लोग एंजिल बोल रहे हैं, और लिखिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना। कुंचिकल बता रहे भैया हमने विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है। गरसुप्पा भी बता दे रहे हैं ऐसे में। चलिए ठीक है, सब बढ़िया है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजिल वाटरफॉल है। कौन सा है? एंजिल है। लिख रहे हैं सब लोग, चलिए अच्छी बात है, पता है सबको, मैक्सिमम लोगों को। प्रश्न करेगा विश्व का सबसे ऊंचा झरना, और आयतन के आधार पे सबसे बड़ा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? नियाग्रा, ठीक है। प्रश्न करेगा आपसे विश्व का, विश्व का सबसे, विश्व का सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा, अगर हम झरना की बात करते हैं, झरना, ये कौन सा हो जाएगा? एंजिल वाटरफॉल होगा।
सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न करेगा आपसे राजदरी वाटरफॉल कहां पर है? अगर हम राजदरी वाटरफॉल की बात करते हैं, राजदरी वाटरफॉल की अगर हम बात करेंगे, राजदरी वाटरफॉल कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी के अंदर। राजदरी वाटरफॉल कहां पे है? तो ये वाराणसी के अंदर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना झरना है। सबसे पुराने झरने की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा? राजदरी वाटरफॉल हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारत के जलवायु की अगर हम बात करते हैं किस प्रकार की जलवायु है, तो आपको पता है कि भारत में मेनली तौर पे जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर देखिए, अगर लिखना हो भारत की जलवायु तो लिख लीजिएगा भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी। भारत के जलवायु का अगर हम नाम लेते हैं तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बना लीजिएगा। जलवायु पूछेगा भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न करेगा आपसे भारत के अधिकांश क्षेत्र पर यह जलवायु विद्यमान है, लेकिन भारत के कुछ हिस्से में, आंशिक हिस्से में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। लिख लीजिएगा भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में आंशिक तौर पर, भारत के उत्तरी भाग में आंशिक आधार पर, भारत के उत्तरी भाग में आंशिक तौर पर जो जलवायु है, भारत के उत्तरी भाग में जो आंशिक तौर पर जलवायु है उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा शीतोष्ण जलवायु, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां से आगे प्रश्न दिया है आपका, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? अक्षांश है, हिमालय, समंदर तट से दूरी है। जलवायु को अक्षांश भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि अक्षांशों में जितना हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब जीरो से जितना ही 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते जाएंगे, जलवायु में हर एक अक्षांश पे क्या होगा? परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा, अक्षांश में जितना हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे अक्षांशी परिवर्तन वहां भी होगा। हिमालय की बात करते हैं, हिमालय भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण है, क्योंकि आने वाली मानसूनी हवा को हिमालय क्या करता है? रोक लेता है। ठीक है, आगे दिया है समंदर तट से दूरी। भैया समंदर तट से अगर दूरी होती है तो बारिश का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आने वाली मानसूनी हवाएं जब पानी लेके आती हैं तो समंदर तट से दूरी होने पर पानी की मात्रा यानी नमी की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात को, समझिएगा यहां से सुनिएगा। देखिए, अक्षांश भी प्रभावित करता है, समंदर तट से दूरी भी, और कौन प्रभावित करता है? तो हिमालय, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों हैं। हिमालय से जलवायु कुछ और परिवर्तित होती है, अक्षांशों के आधार पर थोड़ी सी परिवर्तन और होते हैं, और समुद्री तट से दूरी के आधार पर भी जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे भारत के हर एक हिस्से पर वर्षा नहीं हो पाती, कारण क्या होता है? समुद्र तट से दूरी इसका एक मूल कारण हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। सर घोड़े के नाल वाला क्या बताए हैं? भैया हमने घोड़े के नाल वाला बताया है, घोड़े के नाल के आकार का है, घोड़े के नाल के आकार का झरना है ये, घोड़े के नाल के आकार का झरना है, जिसको हम चित्रकूट झरना के नाम से जानते हैं। इसको हम चित्रकूट झरना कहते हैं, चित्रकूट झरना, जो कि घोड़े के नाल के आकार का झरना है। घोड़े के नाल के आकार का झरना कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट झरना। इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अक्षांश इसको प्रभावित क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि समझिएगा, अक्षांश इसको प्रभावित क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, यहां से आपका 0 डिग्री है, जिसको आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री रेखा है जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। अब अक्षांशीय आधार पे देखिए जलवायु में परिवर्तन होता है। अब ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया? नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए, अगर हम 0 से ऊपर की तरफ जाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और धीरे धीरे कहां तक? 90 डिग्री तक। नीचे की तरफ आते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और ऐसे डिग्री में करते हुए कहां तक आते हैं? तो 90 तक आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए यहां पर है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री रेखा यहां पर मिली और कहां पे मिली? उत्तर की तरफ। हमने इसको बोला नॉर्थ, 23.5 डिग्री। नीचे आए हम, यहां पर भी हमें 23.5 डिग्री पर एक रेखा मिली जिसको हमने कहा दक्षिण यानी साउथ बोल दिया। ठीक है, अब आपको पता होगा
कि जो रेखा आपकी 23.5 डिग्री पर है, इस रेखा के भीतर के जितने भी क्षेत्र होंगे, इस रेखा के भीतर जितने भी क्षेत्र होंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके भीतर के सभी क्षेत्र अपने आप में क्या होते हैं, तो उष्णकटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध होंगे। इस रेखा के बाहर वाले क्षेत्र क्या हो जाएंगे, तो उपोष्ण होते हैं। क्या होते हैं, उपोष्ण होते हैं। इस रेखा के भी बाहर वाले क्षेत्र क्या होते हैं, उपोष्ण हो जाएंगे। कैसे होते हैं, उपोष्ण होते हैं। और पोल का जो क्षेत्र होता है, ध्रुवों का क्षेत्र अपने आप में क्या हो जाएगा, तो ये शीत कटिबंध होता है। क्या हो जाएगा, तो शीत कटिबंध क्षेत्र हो जाएगा। और ये हिस्सा साउथ वाला भी क्या कहलाएगा, तो शीत कटिबंध वाला हिस्सा कहलाता है। इसको भी हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो क्या अक्षांश परिवर्तन नहीं डालते हैं, डालते हैं। और यहां से दो बातें जान लीजिएगा, ठीक है। एक तो पूछेगा उत्तरी 23.5 डिग्री और दक्षिणी 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 66.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, तो उपोष्ण कहलाएगा। अब 66.5 से लेकर 90 डिग्री का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। ठीक ऊपर की तरफ सेम वही बात है, उत्तरी 23.5 डिग्री से लेकर, ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, तो उपोष्ण कहलाएगा। अब 66.5 से लेकर 90 डिग्री का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, तो शीत कटिबंध कहलाता है। इसको क्या समझ पाए आप लोग, क्या मेरी बात को आप लोग समझ गए जो लिखा है मैंने बोर्ड पे। सर हम याद कर रहे हैं, भूलना एक प्रकृति है, भूलना कोई दिक्कत नहीं है। सर अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगा, भैया अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। और ये बंगाल की खाड़ी से पानी क्यों लाएगा, ये तो अरब सागर से पानी लाएगा, उल्टा पानी कैसे आ पाएगा, आप बताइए खुद, थोड़ा सा अपने से सोच लीजिए आप। अच्छा बिहार में अधिक वर्षा पूछ रहे हैं, अच्छा आते हैं उस पर, हम परेशान नहीं हुए, बाकी इसको बना लीजिएगा। अर्चना पूछ रही है कि सर 200 क्वेश्चन कब करवाइएगा। 200 क्वेश्चन हम कराएंगे कराएंगे ना, आपको मैंने बताया संडे के दिन, संडे के दिन 12 बजे से आप लोग लाइव आ जाइएगा, 200 क्वेश्चन कराएंगे। और पूरी तरह से संपूर्ण बिहार के लिए फ्री रहेगा, पूरे बिहार का विद्यार्थी उसको फ्री में पढ़ेगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे दिया है प्रश्न आपका, आगे प्रश्न दिया है कि भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। निम्न दाब व उच्च दाब है, हवा का बहना है, न्यून दाब क्षेत्र में वर्षा है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। भाई भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हो जाएंगे, इसको बना लीजिएगा। हवा भी प्रभावित करती है, न्यून दाब क्षेत्र भी प्रभावित करता है, और निम्न दाब व उच्च दाब क्षेत्र भी क्या करता है, इसको प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है, सामान्य क्षेत्र, निम्न दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र, या NOT यानी नॉट। देखिए दिया है आपका उस अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण। अब समझिए इसको बहुत अच्छे से, जरा अच्छे से समझने का इसको प्रयास करिएगा। देखिए ये हो गया आपका ग्लोब, और इस ग्लोब पर हमने 0 डिग्री से एक रेखा खींच दिया बीचों बीच से, 0 डिग्री, इसको हमने नाम क्या दिया, भूमध्य रेखा का नाम दिया। इस रेखा को हमने क्या बोला, तो भूमध्य रेखा बोला। और इसी को हमने और क्या बोला, तो इसको हमने विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का हमने नाम दिया। इसको हमने भूमध्य रेखा बोला या फिर क्या बोल दिया, तो विषुवत रेखा बोला, इसको ध्यान रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात को, विषुवत रेखा से कितना आएंगे, तो हम 5 डिग्री आते हैं। विषुवत रेखा से खाली कितना आएंगे, तो 5 डिग्री ऊपर, और 5 डिग्री कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और नीचे का जो क्षेत्र है पूरा आप देख पा रहे हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री नीचे का क्षेत्र और 5 डिग्री ऊपर का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र को हम डोलड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। इसको हम नाम देते हैं डोलड्रम, डोलड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम नाम क्या देते हैं, तो डोलड्रम की पेटी कहते हैं। यानी 0 से कितना आना है, 5 ऊपर, और 5 कहाँ आना है, नीचे आना है। 0 से 5 ऊपर आना है और 5 कहाँ आना है, नीचे। इस क्षेत्र को हम डोलड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। इसको शांत पेटी भी कहते हैं, इसको डोलड्रम पेटी या शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिए। डोलड्रम पेटी या शांत पेटी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब जरा सा आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, नीचे के ऊपर आइएगा 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। और नीचे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ेंगे, कितने डिग्री पर, तो 35 डिग्री के आसपास आएंगे। अब ऊपर की तरफ भी सेम वही प्रक्रिया है, 30 डिग्री जाइएगा, और उसके ऊपर भी कितना जाएंगे आपको, तो 5 डिग्री जाएंगे। यानी 30 से कितना जाना है, तो 35 डिग्री पे जाना है। 0 डिग्री से हम 5 नीचे और 0 डिग्री से 5 कहाँ गए, ऊपर। सेम इसी तरह से 30 से आप 5 नीचे की तरफ आए, और उसी तरह से ठीक 30 से आप 5 कहाँ गए, तो ऊपर की तरफ गए, ठीक है। ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, और यहां पर ये वाला क्षेत्र आप, ठीक है। अब यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे आप 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर।
और 60 से ऊपर जाएंगे कितने डिग्री पर, तो 65 डिग्री पर जाएंगे। 5 डिग्री ऊपर गए, नीचे की तरफ आएंगे तो 60 डिग्री पर, और 60 से कहाँ जाएंगे तो 65 डिग्री पर जाएंगे, यानी 5 डिग्री और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे अब पोल पे आते हैं एकदम से तो आपको मिलता है 90 डिग्री, और नीचे है तो आप दक्षिण कह लेते हैं, और ऊपर है तो आप क्या बोल देते हैं, 90 डिग्री उत्तरी बोल लेते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, इसको समझ रहे होंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा सब लोग। यहां से प्रश्न आपके बिहार पुलिस में क्या क्या बने हैं एक ही साथ हम बता देते हैं सभी क्वेश्चन के। फिगर देख लीजिएगा, फिगर समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे बताइए। सुपेरियर बोल रहे हैं सर नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है भैया, चल रहा है सब कुछ, क्या बात कर देते हैं यहाँ पे। सभी लोग को जोड़ लीजिए, सब पेमेंट फ्री है कि पेबल है, फ्री है, सबको जोड़ लीजिए, जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको बुला लीजिए, तो सब पढ़ाई करेगा फ्री, डिस्कशन फ्री में है ना, जितने भी लोग हैं सबको जोड़ लीजिएगा। हाँ लाइव फ्री रहेगा, उसके बाद पेड हो जाता है, तो लाइव पढ़ लीजिए सब लोग आके। क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफी, अगर ये पूरा पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भले इंडियन से, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं इंडियन वर्ल्ड दोनों मिक्स करके। ठीक है, वैसे शिकायत ना रहे कि सर इंडियन नहीं पढ़ा है तो वर्ल्ड नहीं पढ़ा है, फला फला, दोनों को हम मिक्स करके पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। सर गर्मी हो रहा है, गर्मी तो मुझे भी हो रही है, मेरा पंखे के हम भी है, इसको बना लीजिएगा। ये देख लिए सब लोग, इसको देखिएगा। देखिए 0 से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे एक क्षेत्र मिला, जिसको हमने डोल्ड्रम या शांत पेटी कहा। प्रश्न रहता है शांत पेटी का क्षेत्र ये कितने अक्षांश के बीच होता है, तो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और 0 से 5 डिग्री कहां पर, दक्षिणी का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है, इसे हम उपोष्ण का नाम देते हैं, और 60 से 65 डिग्री का क्षेत्र है, इसको भी हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का नाम देते हैं। 30 से 35 डिग्री ये भी उपोष्ण है आपका, और 60 से 65 डिग्री भी क्या हो जाएगा अपने आप में उपोष्ण है। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा मेरी बात को सब लोग अच्छे से, देखिए समझिएगा। देखिए ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इस वाले पार्ट में सबसे बीच वाले पार्ट में हवा का जो दबाव होता है ये क्या होता है, निम्न होता है। सबसे बीच वाले पार्ट में हवा का दबाव क्या होगा, निम्न होगा। देखिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं, सबसे बीच वाले पार्ट में हवा का दबाव क्या होता है, निम्न होता है। इसको हम विश्वती निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। देखिए एक बार जब हवा का दबाव निम्न होगा तो दूसरी बार क्या होगा, उच्च होगा। एक बार दबाव हवा का दबाव अगर निम्न हुआ तो सेकंड बार क्या होगा, उच्च होगा। देखिए बीचों बीच में क्या है, निम्न है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, उच्च हो जाएगा, क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, अब एक बार निम्न है तो सेकंड बार नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। अब हवा का दबाव एक बार उच्च है तो सेकंड बार आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। जब निम्न है तो आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के ये क्या हो जाएगा, तो उच्च हो जाएगा। यानी एक बार उच्च है, सेकंड बार निम्न है, एक बार उच्च, दूसरी बार, देखिए उच्च हमने लिखा है, आगे क्या हो जाएगा, तो निम्न हो जाएगा, और लास्ट में यहां पर क्या हो जाएगा, तो उच्च वायुदाब हो जाएगा। अब डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछता है कि ध्रुवों पर हवा का दबाव क्या होता है, इसको बताइएगा। ध्रुवों पर हवा का दबाव क्या होता है, ध्रुवों पर हवा का दबाव क्या होता है, निम्न होता है या उच्च होता है। जवाब करिएगा। पोल पर यानी ध्रुवों पर हवा का दबाव क्या होता है, रीमा बोल रही है सर नाम नहीं लेते हैं, कहा नहीं ले लिए नाम, इसको बना लीजिएगा। बताइए हवा का जो दबाव है ये पोल पर क्या होता है, सब खाली बतियाने में लगे हुए, इसका जवाब कौन देगा। हवा का दबाव क्या होगा, उच्च होगा कि निम्न होगा। देखिए हमने बोला कि पोल पर हवा का दबाव क्या होता है, उच्च होता है। अब यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ दिया और आपसे पूछा कि इक्वेटर पर हवा का दबाव क्या होगा। इक्वेटर पर हवा का दबाव क्या होगा बताइए। इक्वेटर पर हवा का दबाव क्या होगा। इक्वेटर वाली लाइन को हम उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप ITCZ के नाम से जानते हैं। तो इस पर हवा का दबाव क्या होता है, निम्न होता है। अब आओ जरा क्वेश्चन पे, देखिए दिया क्या है आपसे, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण समय क्षेत्र में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है, यानी ITCZ आपका कौन सा होता है, तो ये निम्न दाब का ये बीच वाला क्षेत्र होता है, 0 से 5 ऊपर और 0 से 5 कहां पर, नीचे। यहां पर हवा का दबाव क्या होगा, तो हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा, तो निम्न हो जाएगा, ठीक है।
उत्तर लगा लीजिएगा क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। देखो बना कि नहीं बना। प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन आपसे करेगा। परिवर्तन क्या करेगा, प्रश्न करेगा आपसे पोल पर यानी ध्रुवों पर हवा का दबाव क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, प्रश्न करेगा 60 से 65 डिग्री के मध्य हवा का दबाव क्या होता है, तो आप आराम से बता पाओगे। ठीक है, आगे पूछेगा आपसे कि 60 से 65 उत्तरी की तरफ हवा का दबाव क्या होता है, आराम से इजीली बता पाएंगे आप। ठीक है, आप समझिए मेरी तरफ से जरा। देखिए ये क्षेत्र तो विषुवतीय क्षेत्र हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये कर्क रेखा का क्षेत्र हो जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्षेत्र किसका हो जाएगा, तो मकर रेखा का क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो आर्कटिक का क्षेत्र कहलाएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्षेत्र किसका कहलाएगा, तो अंटार्कटिक का क्षेत्र कहलाएगा। इसको हम अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र हो जाएगा आपका अंटार्कटिका का, है ना। उसके नीचे आएंगे तो आपको दक्षिणी पोल मिलेगा, साउथ पोल, और ऊपर की तरफ हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। अब जरा बताइए मुझे, एक प्रश्न करेगा आपसे, अंटार्कटिका पर हवा का दबाव क्या होता है। अंटार्कटिक का जो क्षेत्र होता है इस पर हवा का दबाव क्या है, उच्च है कि निम्न है, तो हवा का दबाव क्या है, निम्न है। लेकिन साउथ पोल पे एकदम से पोल पे 90 डिग्री पर हवा का दबाव क्या होगा, तो उच्च होगा। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा बढ़िया से। यहां से क्वेश्चन अब जो भी बनेगा इस फिगर से, इसको आप इजीली आराम से कर पाएंगे, आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ जाए। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि मानसून की उत्पत्ति गत्यात्मक यानी गतिक तरीके से सिद्धांत को किसने दिया था, क्लोन ने दिया था, एडमंड हैली ने दिया था, अल मसूदी ने दिया था, कि ब्लैनफोर्ड ने दिया था। इसका जवाब करिए आप लोग। इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लोन हो जाएगा। लगा लीजिएगा, 60 का हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बनाइएगा। अगर हम मानसून की बात करते हैं, मानसून, अगर हम मानसून की बात करते हैं, मानसून, मानसून मैंने बताया आपसे, भारत का जो मानसून है सेम वही मानसून कहाँ का है, तो बिहार का है। भारत और बिहार दोनों के मानसून की बात करेगा तो भारत और बिहार दोनों का मानसून कैसा हो जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र होता है दोनों का, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे किसकी बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। इसको देख लीजिए। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका आगे कि भारत के क्षेत्र में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को केरल के अंदर क्या कहा गया है, तो केरल के अंदर वर्षा को कहा गया है। बात हम किसकी कर रहे हैं, केरल की कर रहे हैं। केरल के अंदर वर्षा को क्या कहा गया है, कर्नाटक में वर्षा को क्या कहा गया है। प्रश्न करेगा आपसे वेस्ट बंगाल में वर्षा को क्या कहा गया है, और 4th नंबर पे पूछेगा आपसे आसाम में वर्षा को क्या कहा गया है। आसाम के अंदर क्या कहा गया, यहां से अब जो भी प्रश्न करेगा, देखिए पूछा है आपसे प्री मानसून क्षेत्र में होने वाली वर्षा को केरल में नाम क्या देते हैं। केरल का पूछ रखा है हमने, सबका बता रही है। ठीक है ना, केरल का पूछ रखा है हमने, सबका बताया आपको। एक बार देख लीजिएगा। सर क्या लिख रहे हैं, अरे लिख क्या रहे हैं इसमें, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और असम लिखा है मैंने। अच्छा ये ऑप्शन ही सबको लगा, अरे ऑप्शन नहीं है भैया, ये इसको हमें डिस्कस कराना है आगे के लिए। सुनिएगा, दिया है कि प्री मानसून से होने वाली वर्षा केरल के अंदर क्या कही जाती है, तो केरल के अंदर जो प्री मानसून से पहले वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा का मतलब आम पकाने वाली वर्षा, आम पकाने वाली, आम पकाने वाली वर्षा का नाम देते हैं इसको। आम्र वर्षा का मतलब आम पकाने वाली वर्षा, और आम्र वर्षा कहां पर होती है, दक्षिण भारत के राज्य केरल के अंदर होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम चेरी ब्लॉसम की बात करते हैं, चेरी ब्लॉसम, अगर हम चेरी ब्लॉसम की बात करेंगे कहां पर हो जाएगा, कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम कहां पे होगा, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम आपका हो जाएगा कहां पर, कर्नाटक के अंदर होगा। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर काफी मात्रा में कॉफी का उत्पादन होता है, तो कॉफी के फूल को खिलाने के लिए, कॉफी का जो फूल होता है, फूल, कॉफी का फूल खिलाने के लिए किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ध्यान रखिएगा चेरी ब्लॉसम वर्षा होती है। केरल के अंदर वर्षा का नाम क्या हो जाएगा, तो आम्र वर्षा होती है। केरल के अंदर वर्षा कौन सी हो जाएगी, तो आम्र वर्षा होती है। आसाम के अंदर वर्षा की बात करते हैं तो इसको हम नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं, और एक्चुअल में स्थानीय तौर पे इसका नाम क्या है, जवाब करिएगा आप लोग। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया आपका, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश कब होता है, तो 1 जून के आसपास नियर अबाउट हो जाता है। 1 से लेके 3 जून के मध्य लगभग हमारे यहाँ मानसून प्रवेश कर जाता है भारत के अंदर। ठीक है, और उत्तर भारत यानी बिहार, उत्तर प्रदेश तक आने में मानसून को लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगता है, यानी मान के चलिए 25 जून के आसपास तक मानसून कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आ जाता है। चलिए सर वीडियो प्राइवेट नहीं कीजिएगा, अभी तो फिलहाल चल रहा है, इसको देख लीजिए ना।
आम वर्षा बोल रहे हैं सब लोग। अच्छा, पीछे हो गया क्या वीडियो फिर से हो? ठीक है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। बफरिंग भी लिख रहा है कुछ लोग। सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, अपना नेट ठीक कर लीजिए आप लोग। इसको देखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? देखिए 5 जून देंगे तो भी ठीक ना होगा, 10 जून 15 जून कोई ठीक नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जैक्ट उत्तर हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपनी तरफ से इसका एग्जैक्ट उत्तर ही तो ऑप्शन के आधार पे है। इसका उत्तर भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में जो मानसून का प्रवेश है, मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का जो प्रवेश है, प्रवेश, ये याद रखिएगा ये मई के महीने में हो जाता है। और लगभग कब तक हो जाता है? 25 मई के आसपास हो जाता है। भारत में मानसून का प्रवेश जो है ये 25 मई के आसपास तक लगभग हो जाता है। भारत में मानसून का प्रवेश होता कहां से? देखिए ये हिस्सा भारत का नॉर्थ हो गया, ये हिस्सा भारत का साउथ, ये हिस्सा हो गया ईस्ट, और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया। आपने पढ़ा होगा इधर की तरफ सागर, एक पढ़ा होगा आपने कौन सा? अरब सागर। ऐसा आपने देखा होगा ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में, हमने पढ़ाया हुआ है कि यहाँ की जल की राशि को हम अरब सागर कहते हैं, और यहाँ की जल की राशि को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल के पास बंगाल की खाड़ी, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? तो अरब सागर होगा, जो कि अरब के पास के पानी को हम अरब सागर कहते हैं, और बंगाल के पास वाले हिस्से को हम बंगाल की खाड़ी का नाम देते हैं, ठीक है। सर 3 जून नहीं होगा क्या? 15 जून भी सब उसी में लिख दे रहा है। भैया समझिए ना मेरी बात को, इसमें सर क्या लिखे हैं भाई, हम समझ नहीं पाए, लंबा सा मैसेज किए हैं आप। सर अस्वक्षांश बता दीजिए। अच्छा इसको समझिए, हम पीछे जाके अस्वक्षांश बता देते हैं, शायद मेरे ध्यान पे नहीं पड़ा है, ठीक है। आसान है अस्वक्षांश, एक बार बता देंगे तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। समझिएगा, देखिए यहां पर आपका वेस्ट है और यहां पर हो जाएगा साउथ, तो यहां से भारत में मानसून क्या करता है? प्रवेश करना प्रारंभ करता है। यानी भारत में प्रवेश करने वाला मानसून क्या हो जाएगा? तो दक्षिण और पश्चिमी मानसून हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है भारत में क्या करता है? प्रवेश करता है। और भारत में मानसूनी वर्षा सबसे अधिक किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। जब ये प्रवेश करता है तो लगभग नियर अबाउट 25 मई के आसपास तक ये भारत में प्रवेश कर जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने पास का करीब का उत्तर लगाया, इसलिए मैंने 1 तारीख उत्तर लगा दिया है, ठीक है। ये मानसून क्या करता है? आगे बढ़ता है और आता है कहां पर? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसका प्रवेश जो होता है लगभग, मान के चलिए उत्तर भारत में इसका प्रवेश लगभग 15 से 25 जून के आसपास हो जाता है। बाकी 15 सितंबर तक ये यहां से लौटना क्या करता है? प्रारंभ कर देता है। कब तक लौटता है? 15 सितंबर तक लौटना प्रारंभ कर देता है। और आके अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश कहां पे करता है? तो अक्टूबर और महीने में ये बारिश आपका करता है तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर जो बारिश होती है, इस लौटते हुए मानसून को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। इस मानसून को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। और इससे बारिश कहां पे होती है? तमिलनाडु के अंदर होती है। क्या इसको आप समझ पा रहे हैं? क्या इसको आप समझ पा रहे हैं? सर इतना सब बताएं पर सब याद है, यही तो अच्छी बात है भैया, इतना बताने के बाद भी सब याद है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है प्रवेश करता है 25 मई के नियर अबाउट समथिंग प्रवेश कर जाता है। मेरे पास 25 मई जैसा कोई आंकड़ा नहीं था, इसलिए मैंने पास के आंकड़े को उत्तर लगा दिया। आगे 15 से लेकर 25 जून तक पहुंच जाता है कहां पर? उत्तर भारत में। फिर यहां से धीरे धीरे लौटना प्रारंभ करता है। लौटता है तो ये बारिश कहां पे करता है? तमिलनाडु में करता है, जिसको आप लौटता हुआ मानसून का नाम देते हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, देखिए देखिए समझिएगा। थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, अस्वक्षांश पूछ रहे हैं आप लोग, अरे काफी पीछे आना होगा। ये देखिए ये बड़ा हिस्सा, सोचिए निम्न दाब का क्षेत्र कब होता है? जब यहां पर गर्मी ज्यादा बढ़ती है, जब यहां पर गर्मी की मात्रा ज्यादा बढ़ती है इस वाले क्षेत्र पर, 0 से 5 वाले क्षेत्र पर, तो यहां की हवा क्या करती है? ऊपर उड़ती है। गर्म हवा हमेशा कहां भागती है? ऊपर भागती है। गर्म हवा हमेशा कहां भागती है? तो ऊपर। गर्म हवा हमेशा कहां भागेगी? तो ऊपर भागेगी। जब गर्म हवा यहां से ऊपर भागेगी तो ऊपर जाकर हवा क्या होती है? धीरे धीरे ठंडी होती है, क्योंकि गर्म गैस का प्रभाव ऊपर जाके कम हो जाता है, समझिएगा, ठीक है। जब हवा ऊपर की तरफ भागती है, जब हवा कहां भागती है? ऊपर की तरफ, तो ये आके क्या करती है? कहीं ना कहीं गिरती है, समझिएगा। आके कहीं ना कहीं हवा क्या क्या होती है? गिरती है। जब हवा आके गिरती है तो हवा यहां से कूद जाती है, क्या होती है? कूदती है।
यहां से हवा कूदती है कहां पर, 30 से 35 डिग्री पर, और यहां से भी हवा कूदती है कहां पर, 30 से 35 डिग्री पर। एक घोड़े के माफिक कूदती है, ध्यान रखिएगा, और सीधे जाके उतरती है कहां पर, 30 से 35 डिग्री के मध्य। इसीलिए जो 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो अक्ष व अक्षांश का क्षेत्र कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, और ये खाली याद करने के लिए हमने तरीका या ट्रिक बताया हुआ है। हवा जब उठती है तो सीधे उड़कर कहां पर गिरती है, 30 से 35 डिग्री के मध्य गिरती है, ठीक है। इस उड़ने वाली बात को हम कहते हैं अश्वक्षांश। हवा छलांग लगाती है कहां पर, तो हवा यहां से छलांग लगाती है कहां पर, निम्न की तरफ। यहां से हवा छलांग लगाएगी कहां पर, उच्च की तरफ। यहां से हवा छलांग लगाएगी उच्च पर, और यहां से भी छलांग लगाएगी कहां पर, उच्च पर। तो घोड़ा छलांग लगाता है, इसलिए हम घोड़े का नाम देते हैं अश्व, और अक्षांश का भी नाम क्या हो जाएगा, तो अश्वक्षांश होगा। इसको याद रखिए। चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, हम बता रहे थे क्या, मानसून बता रहे थे, ये तो समझ में आया होगा। इसका उत्तर लगा लीजिएगा 1 तारीख। आगे दिया है, पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, उस क्षेत्र को हम नाम क्या देते हैं, तो इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। समझिएगा, देखिए प्रश्न करेगा आपसे, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जहां